Bold Wars में। दोस्तों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है। आपने इस वीडियो को प्ले कर ही लिया है तो कृपा करके बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देख कर जाना, क्योंकि मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरी अधिकतर वीडियो को आप लोग 1 से 2 मिनट तक ही देखते हैं, जिसके कारण मेरी वीडियो को बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। और ग्रोथ न मिलने के कारण काम करने में मेरा भी मन नहीं लगता है, और दिमाग में हमेशा यही दुख होता है कि हमारे इतनी मेहनत के बावजूद भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो कृपा करके इस वीडियो को तो पूरी देख कर ही जाना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रस्टिन है और मैं नेदरलैंड्स का रहने वाला यहाँ के एक बड़े शहर एम्स्टरडैम में इस समय मैं रहता हूँ। लेकिन किसी समय मैं स्नेक में रहा करता था। मेरे माँ बाप अब भी स्नेक शहर में ही रहते हैं, लेकिन बहुत सालों पहले एक बहुत बुरी घटना वहां पर घट गई थी, जिसके बाद मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दिया। उस समय मैं 6ठी क्लास में था और हमारे स्कूल में कत्लेआम हुआ था। कोई था जो हर किसी को मारे जा रहा था और मेरी क्लास के बहुत ज्यादा बच्चे मारे गए थे। कारण किसी को पता नहीं था। सबका मानना था कि एक शैतान है जो सड़कों पर घूमने लगा है और बच्चों को अपना शिकार बनाता है। उसने मुझे शिकार बनाने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा डर गए थे। कई ऐसे डिटेक्टिव जो मेरे घर पर पहरा लगाने लगी थी और मेरे माँ बाप को ये लगने लगा था वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार देगा। इससे बचने के लिए मुझे उन्होंने शहर से बाहर भेज दिया, बोर्डिंग स्कूल में, और वहीं पर मैं रहने लगा। मैं जिंदा बच गया। अब मेरी स्कूल की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है और मैं कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म कर चुका हूँ। मैं पुलिस में भर्ती हो चुका हूँ और अब भी वापस अपने शहर जाने के सपने देखा करता। किसी तरह मेरी ट्रांसफर वहां पर हो जाए, हमेशा से मैं ये सोचा करता था। लेकिन मेरे पिता कहा करते थे, नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। कहीं वो शैतान दोबारा जिंदा हो गया और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तो। मैंने कहा, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। अब उस शैतान को पकड़ने का समय है। मेरी बहस अपने ही पिता से हुई थी और मेरे पिता मना करते जा रहे थे कि तुम्हें इस शहर में नहीं आना चाहिए, ये शापित शहर है और ये दोबारा शैतान को जिंदा कर देगा। लेकिन मैंने अपनी ट्रांसफर स्नेक शहर में करवा ही ली और आज मैं वहीं पर जा रहा था। आंखों में वो सपने लिए, वो भयानक सपने जो मुझे बचपन में आया करते थे। एक एक करके हमारे स्कूल के बच्चों को मारा जा रहा था और उन्हें एक छोटी सी चिट्ठी दी जाती। अखबार में कई न्यूज होती, उसकी कटिंग करके एक एक शब्द को कागज पर चिपकाकर धमकी भरा वो लेटर बच्चों के घर में भेजा जा रहा था और उसके बाद उन्हें मार दिया जाता, भयानक रूप से। ऐसा कोई वहशी ही कर सकता है। किसी बच्चे को आंख निकाल कर आंख के बीच वाले उस छेद में चाकू से मारकर मारा गया, तो किसी को पानी में डुबो कर मारा गया। मेरी क्लास के कुल 25 बच्चों को मारा गया था और ऐसा ही लेटर जब मेरे घर में आया था, मेरे पिता ने वो लेटर सबसे पहले पहचान लिया और पुलिस को बुलाया। उसके बाद डिटेक्टिव मेरे घर के बाहर लग गए थे। इस तरह से मैं तो बच पाया, लेकिन उस रहस्य को सुलझाने के लिए वापस मैं उसी शहर में जाना चाहता था। हमेशा मैं सोचा करता था, कौन होगा वो शैतान? क्या वो इंसान होगा, या जैसे सब कहते हैं शैतान जो उन शापित खंडहरों से निकल कर आता है? मुझे सच्चाई का सामना करना था। मैं आज भी उन भयानक सपनों को देखता हूँ। कैसे मेरे दोस्तों को मारा गया होगा, मुझे जैसे वो दृश्य नजर आते हैं। शायद ये अजीब सी शक्ति है जो मुझे वो दृश्य दिखाती है। मेरे दोस्त का पानी में डूब कर मरना, मेरे दोस्त का चीखना चिल्लाना जब उसे वो शैतान मार रहा था, ये जैसे मुझे नजर आता था। मुझसे पूछताछ की गई थी, लेकिन मैंने कभी उस शैतान को देखा नहीं था। कभी कभी पेड़ों के पीछे परछाइयां नजर आती थी, कभी कभी घर के ऊपर जैसे छत पर चढ़ा हुआ कोई नजर आता था। मैं हमेशा अपने पिता को कहा करता था, शायद मेरा कोई पीछा करता है। लेकिन मेरे पिता कहा करते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन तुम्हारा पीछा कर रहा होगा? तुम्हें फिल्में कम देखनी चाहिए। लेकिन 7 दिनों के अंदर बच्चों को मारा गया था और दहशत फैल गई। फिर मेरे पिता ने मान लिया था, सच में कोई है जो मेरा पीछा करता है, और लेटर मिलने के बाद मैं बच पाया।
मैं अपने शहर में था। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा था, अपने शहर की मिट्टी की खुशबू आपको बुला रही होती है। उससे कितना समय आप दूर रह सकते हैं? ज्यादा नहीं रह सकते। सालों पहले वो घटना हुई जिसने मुझे अपने शहर से दूर कर दिया। दोबारा मैं उस स्टेशन पर खड़ा महसूस कर पा रहा था अपने बचपन को। मैं अपने पिता को सरप्राइज देना चाहता था, उनसे गले मिलना चाहता था। मेरी माँ भी मेरे एम्स्टर्डम शहर में कभी कभी आया करती थी मुझसे मिलने के लिए। माँ का प्यार जाग जाया करता था और माँ कहती थी मेरे पिता को, हमें यहीं पर बस जाना चाहिए। लेकिन मेरे पिता कहा करते थे, वहां इतना बड़ा घर है, हम वहां पर रहेंगे, और यहाँ हमारा बेटा किराए के मकान पर रहता है, उस पर बोझ नहीं बनना है। भविष्य में कभी जब यहाँ पर वो घर खरीदेगा बड़ा सा, तब हम रहने आएंगे। मुझे अभी अभी तो जॉब मिली थी, बड़ा घर तो मैं अभी तक खरीद नहीं पाया, लेकिन ट्रांसफर करके अपने असली घर में मैं पहुंच आया था। मैं घर का डोरबेल बजाता जा रहा था और अंदर से आवाजें आ रही थी, जैसा कि हमेशा बचपन में हुआ करता था। मेरी माँ कहा करती थी, मैं खाना बना रही हूँ, दरवाजा खोल दो। और मेरे पिता कहा करते थे, मैं न्यूज देख रहा हूँ, दरवाजा खोलो जल्दी जाकर। दोनों में थोड़ी थोड़ी बहस हुआ करती थी, और अंत में हारता कौन था? मेरे पिता। उन्हें ही दरवाजा खोलना पड़ता था। वो इस बार भी दरवाजा खोलने आए थे। दरवाजा खोला और मैंने अपनी बाहें फैला दी। पिताजी, मैं आ गया, मैं आ गया। मुझे देखकर वो खुश नहीं हुए थे, कांप गए थे, और मैं कांपते हुए अपने पिता को देख रहा था। मैं उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, उन्होंने मुझे गले से लगाने से मना कर दिया। वो कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, और ये भी मेरे पिता के लिए एक सरप्राइज ही था। तब मेरी माँ ने मुझे पीछे बैठे हुए देख लिया, और वो भागती हुई आई, मुझे गले से लगा लिया। मेरी माँ मेरी गानों पर चूम रही थी और कह रही थी, मेरा बेटा आ गया। मैंने कहा, पक्के तौर पर आया हूँ माँ, मैंने यहाँ पर ट्रांसफर करवा ली है। और ये मेरे पिता के लिए एक और बड़ा झटका था। वो सन्न से हो गए और सोफे पर जाकर बैठ गए। मेरी माँ उन्हें समझाती जा रही थी, आप इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हुए? लेकिन मेरे पिता कह रहे थे, ये यहाँ आ गया, पिछली बार याद नहीं है तुम्हें क्या हुआ था? उस शैतानी कत्ल का अंत इसके यहाँ से भेजने के बाद हुआ था। वो शैतान इसे मारना चाहता था, ये कड़ी में अगला था। इसके कारण बाकी बच्चे भी बच पाए, शायद अब सबको खतरा होगा। मेरी मां कहे जा रही थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ पर आ गया है, अब दोबारा कत्ल नहीं होंगे। और मैं भी पिता को समझा रहा था, अब कुछ नहीं होने वाला पिताजी, कुछ नहीं। पुलिस में हूँ और इन चीजों पर मैं यकीन नहीं करता। कोई बहुत ज्यादा शातिर था जो ये कत्ल कर रहा था, और मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। मैं अपने पिता के साथ बैठकर बातें करता जा रहा था। धीरे धीरे उनका डर खत्म हुआ। मेरी माँ कुछ न कुछ बनाए जा रही थी। इतना खाना कोई इंसान कैसे खा सकता है? लेकिन अपने बच्चे के लिए प्यार माँ के लिए जाग ही जाता है। मेरे सामने ढेर सारा खाना और कहे जा रही थी, खाओ ये भी बनाया है, खाओ वो भी बनाया है। मैंने कहा, मेरा पेट फट जाएगा, इतना खाना मैं नहीं खा सकता। मजाक मजाक में रात का समय हो गया और मैं सोने के लिए चला गया था। उस रात अपने घर में मुझे डरावने डरावने सपने आए थे। वही बचपन के सपने जैसे दोबारा मेरी आंखों के सामने घूमने शुरू हो गए थे। इन्हीं सपनों ने तो मुझे बहुत लंबे समय तक डराया था। जब से मैं वहां रहना शुरू हो गया बोर्डिंग स्कूल में, ये सपने धीरे धीरे कम हो गए थे। अब दोबारा वो सपने आने शुरू हो गए। क्या है ये? क्यों है ये? शायद मैं पुराने घर में आया हूँ, इसीलिए ये सपने आ रहे हैं। या वो शैतान सच में मुझसे कुछ करवाना चाहता था, या वो मुझे मारना चाहता था? मैं उसका अगला शिकार था जो मुझे ये सपने आ रहे थे। अगले ही दिन मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां पर ये मेरा पहला दिन था, और पहले ही दिन गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने में लग गया था मैं। इतने साल पुरानी वो बंद पड़ी फाइल फिर से खोल दी थी मैंने, और मुझे कुछ ऐसे लोग थे जो पहचान गए थे। वो बूढ़े लोग जो उस समय जवान हुआ करते थे जब मैं इस शहर को छोड़कर गया था। मैं हर किसी से मिलना भी चाहता था। मैं अपने पुराने दोस्तों से भी मिलना चाहता था। किसी समय क्लास में उनके साथ पढ़ा करता था। अगर वो इस शहर में होंगे तो मुझसे मिलना जरूर चाहेंगे। फाइल को खोलकर मैं अपने टेबल पर बैठा था, लेकिन आंखों में बार बार दोस्तों के चेहरे आ रहे थे। जैसे जैसे फाइल के पन्ने पलटता गया, मैं उन्हें पहचानता था। वो तस्वीरें, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हर किसी की भयानक मौत हुई थी। सभी मेरे दोस्त हुआ करते थे।
हम क्लास में तो थे, लड़के लड़कियां कितने अच्छी तरह से हम बास्केटबॉल खेला करते थे, मस्ती किया करते थे। मैं अपने दोस्तों के घर भी जाया करता था, वो भी मेरे घर आया करते थे। वो क्या दिन हुआ करते थे। छठी क्लास, वीडियो गेम्स का खेलना, क्रिकेट खेलना, बेसबॉल खेलना, बहुत सारी ऐसी गेम्स थी जो हम इकट्ठे खेला करते थे। दूर चले गए मेरे वो दोस्त। एक भयानक शैतान उन्हें मार गया और मुझे गुस्सा आ रहा था, गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं दोबारा इस फाइल को खोलने के लिए जैसे ही कमिश्नर के पास गया था, वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। उनका मानना था मेरा काम और होना चाहिए। मैंने कहा वैसे भी बंद पड़ी फाइल है, इसे कोल्ड केस कहा जाता है और कोल्ड केस 25 साल बाद दोबारा खोला जाता है, इतना समय तो हुआ नहीं। मैंने कहा मैं इस केस पर काम करना चाहूंगा, आप इसे अगर दोबारा खोलते तो मैं एक्स्ट्रा टाइम 2 घंटे लगाकर इस फाइल पर काम करना चाहूंगा। वो मान गए थे क्योंकि मैं काफी ज्यादा मेहनती था। जहां से मैं पहले आया था वहां से बहुत तारीफें हुई थी मेरी, इसीलिए उन्हें मेरी बात माननी पड़ी और वो फाइल को मैं सीधा घर ही ले आया था। घर में वो फाइल अपने टेबल पर रखी और निकल पड़ा शाम के वक्त अपने दोस्तों से मिलने के लिए। जैसे जैसे कुछ घरों में मैं जाता गया, पता लगा मेरे कई दोस्त जो अलग अलग शहरों में जा चुके हैं, जहां जहां पर उन्हें काम मिला वो वहां जा चुके हैं। कुछ अपने घर को छोड़कर जा चुके थे, कुछ यहाँ पर मौजूद थे, कुछ बड़े बिजनेसमैन बन गए थे, जबकि कुछ की छोटी मोटी दुकानें थी। एक दोस्त मेरा सरकारी नौकरी भी कर रहा था। मैं वो बड़े बिजनेसमैन के पास गया, उसका एक बड़ा रेस्टोरेंट था। जैसे ही उस रेस्टोरेंट में मैं पहुंचा, वो खुद वहां पर ऑर्डर ले रहा था। उसे हमेशा से मेहनत करनी पसंद थी, याद है मुझे, मेरे साथ बैठकर ही तो वो खाना खाया करता था। जैसे ही उसने मुझे देखा, मेरे पास आकर ऑर्डर लेने लगा। मैं जानबूझकर लिखाता गया, 50-60 अलग अलग डिश लिखा दी और वो पूछ रहा था मेहमान आने वाले हैं, वो दिख तो नहीं रहे। मैंने कहा ये सब मैं खाने वाला। तब वो हैरान हो गया और मुझसे कहने लगा हाँ मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा याद नहीं है तुझे कितना ज्यादा खाना खाया करता था मैं, अब इतना बड़ा हो गया हूं तो इतनी ज्यादा डिश खाऊंगा ना, और पैसे नहीं देने वाला तो मेरा खाना खाया करता था, मैं तेरा खाना खाऊंगा। वो हैरानी से मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने जैसे मुझे पहचान लिया और सबसे पहले मेरे एक चांटा मारा। मैं कहने लगा ये क्या था। उसने कहा पुरानी दोस्ती। ये कहकर हम दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और बातें करते करते बाहर पार्किंग में आ गए। मैं 1 घंटे उससे बातें करता रहा था, उससे बाकी दोस्तों के बारे में भी जानना चाहता था। लेकिन 1 घंटे बाद जैसे ही उस केस के बारे में मैंने उसे बताया, वो घबरा सा गया। उसने कहा तुम्हें वो गड़े मुर्दे नहीं उखड़ने चाहिए, वो शैतान कहीं लोप हो गया जो तुम्हें मारना चाहता था। पता नहीं क्या था, हमारे शहर में ऐसी दहशत मैंने कभी नहीं देखी थी और ना ही बाद में देखी। वो शैतान का अगला शिकार तुम थे और तुम बच गए। मुझे डर इस बात का है कि दोबारा वो चीज तुम्हारा पीछा करना शुरू ना कर दे। उसने मुझे डरा सा दिया था। और उस रात जब मैं घर की तरफ आ रहा, मैं अपनी बाइक पर आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा। मेरी बाइक एक सुनसान मोड़ पर जाकर खराब हो गई। मैं उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट होकर जैसे बार बार बंद हो जाती। फिर मुझे लगा इसे घसीट कर आगे की तरफ ले जाना होगा। घर ज्यादा दूर में ही है, मैं करीब पहुंच गया। 600 से 700 मीटर चलना होगा और वैसे भी हम पुलिस वालों की ट्रेनिंग सख्त होती है, तो मैं इसे घसीट कर सीधा घर की तरफ ले जा सकता हूँ। मैं वो बाइक को घसीटता घसीटता आगे ले जा रहा और मुझे आसपास से आवाजें आ रही। ऐसा लग रहा था ये किसी के चलने की आवाजें हो। मुझे वो सुनाई दे रही थी। कभी मैं दाईं तरफ मुड़ता, कभी बाईं तरफ मुड़ता। मुझे ऐसा लगने लगा था कोई मेरे साथ चल रहा है। जितने कदम मैं आगे बढ़ाता हूँ उतने कदम वो आगे बढ़ाता है। कहाँ छिपा हुआ है मैं उसे देख नहीं पा रहा। मुझे अभी भी यहाँ गन नहीं मिली थी तो मुझे एक डर लग रहा। मेरे पास एक बड़ा सा डंडा था जो लोहे का था, मैंने उसे भी हाथ में पकड़ लिया। अगर किसी ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो इससे उसका सामना करूंगा। मैं देखता रहा। और जब बचपन में आपके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ हो, आपको जवानी में भी उसका डर लगता है। मुझे वो डर लग रहा था। मैं बाइक को घसीटता घसीटता घर के बहुत करीब तक आया। सांस रुकने को आ गई थी। वो आवाजें चलने की, हर बार मेरे कदमों से कदम मिलाती हुई वो आवाजें मेरे कानों में पड़ती और मैं सिहर पड़ता। मैं जल्दी से अपने घर का वो बड़ा गेट लगाकर अंदर बाइक लगाकर अंदर की तरफ आया था।
मेरे पिता पूछ रहे थे, तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? मैं अपने पिता को बताना नहीं चाहता था, डराना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, मेरा वो कमरा आगे की तरफ ही था। खिड़की से मैं बाहर झांक रहा। मुझे सामने वाले पेड़ के पीछे एक परछाई नजर आई थी। वो दिख नहीं रहा था कौन है, लेकिन परछाई जैसा बना हुआ। बचपन में ऐसी परछाइयां मैंने कई बार देखी थी, और ऐसी परछाइयां कई और लोगों ने भी देखी थी। जिन्होंने ऐसी परछाइयां देखी थी, पहले बताया उन्होंने, बाद में जिंदा नहीं रहे थे। उस रात मुझे उसी परछाइयों के ख्याल आते रहे थे। मैं सो गया तो मुझे भयानक सपने आने लगे थे। ये दूसरी रात थी जब मुझे फिर से वैसे ही भयानक भयानक से सपने आने लगे थे, और इस बार सपनों में कुछ अलग सी चीजें थी, अलग मौतें। अब मैं अपने सपनों में उन लोगों की मौतें भी देख पा रहा था जो कभी मरे ही नहीं, वो दोस्त जो जिंदा थे, वो कुछ बच्चे जो बच गए थे, मैं उन्हें भी मरता हुआ देख रहा था। वैसे कागज के पन्ने जिन पर उनके भी नाम लिखे हुए थे, वो भी वैसे न्यूज़पेपर की कटिंग से मैं आंखों के सामने देख पा रहा। पूरी रात मुझे वैसे सपने आते रहे थे। कुछ बड़ी बड़े बोर्ड भी दिख रहे थे जिन पर उनकी तस्वीरें लगी हुई, जैसे उनको कोई निशाना बनाने की कोशिश कर रहा। मैं अगली सुबह उठा था तो इन चीजों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हमेशा से मैं शैतानों पर, इन चीजों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कोई मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। कोई मुझे सपनों के जरिए बताने की कोशिश कर रहा है क्या हुआ था और क्या होने वाला है। अगली सुबह मैं उस फाइल को लेकर पुलिस स्टेशन गया था और खंगालना शुरू कर दिया था। वो सारा सामान भी वहां बड़े लॉकर में रखा गया था जो इस केस से जुड़ा हुआ था। पहली बार इस फाइल के अंदर अच्छे से मैं देख पा रहा क्या क्या घटनाएं हुई, वो घटनाएं भी जो हमें कभी पता ही नहीं रही, वो घटनाएं जिनसे जुड़ी हुई चीजें वहां मौजूद थी। वो भंडार था, भंडार, लेकिन कभी भी कातिल के सबूत नहीं मिल पाए। जैसे इन्हीं में शायद कातिल के सबूत होंगे, लेकिन किसी को नजर नहीं आए। मुझे ढूंढना था। वहां उन पन्नों को खंगालने के बाद मुझे ये पता चला, 2 ऐसे बच्चे थे जो कत्ल नहीं किए गए लेकिन गायब हो गए। उसे इस केस से जोड़ा भी गया और अलग केस भी बनाया गया था। कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेटर थे जिनका मानना था कि उन दोनों का भी कत्ल किया गया, लेकिन लाशें नहीं मिली, जबकि अलग इन्वेस्टिगेटर ये कह रहे थे उन्हें इस कातिल ने नहीं मारा जिसे शैतान माना गया, ये किसी और केस से जुड़े हुए हैं। मुझे ये सब का सब एक ही लग रहा था। मैं अब फिर से अपने उस पुलिस स्टेशन में एक खास कमरा ले चुका था जिसमें मैं इस केस पर काम करने वाला था। पहले तो मैंने वो तस्वीरें निकाली, वो बोर्ड पर लगा दी। उसके बाद मैं देखने लगा कैसे कैसे लाइन में वो कत्ल हुए थे। अब कुल 27 कत्ल गिने जा चुके थे और मुझे सिर्फ इतनी तस्वीरें मिली थी। मैं उन तस्वीरों को लगा चुका बिल्कुल लाइन वाइज। पहले कौन सा बच्चा मरा, दूसरे नंबर पर कौन सा मरा, तीसरे पर कौन सा, और बीच में 2 बच्चे थे जो गायब हुए। उनके बाद एक और कत्ल हुआ और उसके बाद मेरी बारी थी, लेकिन मैं तो यहाँ से भाग गया था। अब शुरुआत करनी थी तो सबसे पहले बच्चे से ही करनी थी। एल्फ्रेड, जो सबसे पहले मारा गया था। उसके सीने में 30 खंजर के निशान थे। वो खंजर भी कभी ढूंढा नहीं जा सका। उसके शरीर पर इतने खंजर के निशान एक बीच सड़क पर हुए थे जहां लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है। कुछ समय के लिए वो सड़क खाली हुई, इतने में कत्ल हो गया और कातिल कभी ढूंढा नहीं जा सका। अब मैं उस फाइल के पन्नों को देख रहा था। आखिर क्या चीजें थी जहां से ये कत्ल शुरू हुए। वो हमारी क्लास का सबसे अच्छा लड़का था। वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं किया करता था, हमेशा डरा डरा सा रहता था। मैं याद कर पा रहा था कैसा था वो मुझसे बहुत अच्छे से बात किया करता था, लेकिन उसे एक चीज का डर हमेशा रहता था। कुछ लड़के ऐसे थे जो बहुत अकड़ू थे, सभी उसे पीटा करते थे। सबसे ज्यादा कमजोर वही था। आखिर उसकी कमजोरी का इस्तेमाल शैतान ने भी किया। सबसे पहला शिकार कमजोर का ही किया जाता है, और वो कमजोर था सबसे पहले आसानी से मारा गया। घर की तरफ जा रहा था चलकर और खाली जगह में उसे मार दिया गया। इतने वार हुए कोई देख तक नहीं पाया। वो जंगली इलाका था, यहाँ कई जगह बहुत ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं
और हमारी जो स्ट्रीट है जहाँ रिहायशी घर है, वहाँ स्कूल से घर आने का सफर थोड़ा लंबा होता है और कई बच्चे चलकर आया करते थे। एल्फ्रेड भी चलकर आया करता था। अब उसके उस अलग फाइल में मैं खंगाल रहा। उसके घर में कैसा पेज मिला था, उसमें क्या लिखा हुआ था, और वो पेज भी वहां लॉकर में रखा हुआ। सबसे पहली धमकी उसे मिली थी कि तुम्हें मारने की कोशिश की जाएगी, और सिर्फ वही पन्ना था जिसमें ये शब्द इस्तेमाल हुए कि कोशिश की जाएगी, माना नहीं जाएगा। बाकी सबको ऐसे धमकी भरे खत मिले थे जिसमें कहा गया कि तुम्हें मारा जाएगा, और उसे मारा गया। इसे मारने की कोशिश करने का खत मिला था सबसे पहले, लेकिन आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कोई जान नहीं पाया था। और मैं जैसे ही अपने वो पुराने दोस्तों से मिला, उनसे पूछ रहा था कि मैं अब इस केस पर काम कर रहा हूँ। मैं ढूंढना चाहता हूँ वो कौन था जिसने हमारे बचपन को बर्बाद किया। मेरे दोस्तों ने याद दिलाया, याद है हम सभी स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने के लिए जाया करते थे। मैंने कहा हाँ, हम पिकनिक मनाने जाते थे, बड़ा मजा आया करता था। तो उसने कहा, याद है तुम्हें आखिरी बार पिकनिक मनाने के लिए हम कहाँ पर गए थे? 6ठी क्लास में। वो घटनाएं होने से 1 महीना पहले हम उन खंडहरों में गए थे, और उन खंडहरों में कई ऐसी जगह थी जिसे शापित कहा जाता था। लेकिन जो हमारा स्कूल टीचर था वो इन चीजों पर यकीन नहीं करता था। उसने कहा था उस तरफ कोई नहीं जाएगा, सभी बच्चे इस तरफ रहेंगे। लेकिन हम कुछ बच्चे थे जो वहां पर घूमने के लिए गए थे। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया, वह तो भूल ही गया था। तब उसने कहा, वहां याद है एक बड़ी सी शापित मूर्ति मिली थी, हाथ में खंजर लिए, शैतान की, जिसे देखने के बाद सब डर गए थे। उसे सबसे पहला हाथ एल्फ्रेड ने लगाया था, और हम कहा करते थे शैतान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वही शैतान है जिसने एल्फ्रेड को मारा, और उसके बाद सभी बच्चों को मारने लगा। जितने पिकनिक पर आए थे सबको मारने का इरादा होगा उसका। मेरे दोस्त ने एक अजीब सा क्लू दिया था। भले ही इन चीजों पर मैं यकीन नहीं करता था, लेकिन क्लू तो मुझे मिल गया था। मैं अब उन खंडहरों में जाना चाहता था। वक्त शाम का हो गया था, और उन खंडहरों में जाना भी मुझे अकेले को ही था। जैसे यादें आंखों के सामने घूमने लगी थी। ये वही इलाका था ना जहां हम पिकनिक मनाने जाया करते थे। खुद को ही सवाल कर रहा था मैं। वो खंडहर इलाका जैसे ही शुरू हुआ, आंखों के सामने मेरे सपने आने लगे थे। मैं सपनों में इन खंडहरों को देख रहा था। कुछ सपने काफी अजीब आते हैं। सपने में जैसे कोई मेरी मदद करने की कोशिश करता है, मुझे दिखाने की कोशिश करता है। और जो बचपन में खंडहर हुआ करते थे इतने गंदे काले रंग के नहीं होते थे, मिट्टी से भरे होते थे। ये अब काले खंडहर थे जैसे सपने में आया करते थे। मैं सोचता जा रहा, ये कैसे हो सकता है? ये खंडहर में मैं अब आया हूँ, अब जाकर पता लगा ये काले हैं। सपने में कब से मुझे ये काली नजर आ रही थी, जैसे कोई शक्ति मुझे दिखा रही थी, मुझे यहाँ बुला रही थी। मैं खंडहरों के बीच उस मूर्ति को ढूंढता रहा। वो मूर्ति मुझे उन खंडहरों में मिली ही नहीं। हर जगह ढूंढ लिया मैंने। जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया था, वो जो खंडहर थे मूर्ति वही होनी चाहिए थी। एल्फ्रेड ने सबसे पहले उसे हाथ लगाया था, बाकी तो डरकर भाग गए थे। कहाँ है वो मूर्ति, कहाँ चली गई? मैं वहां से निकल आया था और अंधेरा हो गया था। मैंने अपनी बाइक ठीक तो करवा ली थी, लेकिन आज फिर से घर की तरफ जा रहा। घर से कुछ दूरी पर बाइक खराब हो गई। वो अपने आप बंद हो गई। मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा तो स्टार्ट नहीं हो रही। कैसे ही बाइक खराब हो जाती है, क्या हुआ इसे? बिल्कुल नई तो ली है मैंने। फिर से उसे घसीटना पड़ा, और आज फिर से वैसा ही। जैसे जैसे मैं कदम आगे बढ़ाता जाता, आसपास से वो कदमों की आवाज आती, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा, लेकिन उसके कदम बिल्कुल मेरे कदमों की तरह ही आवाज कर रहे थे। मैं रुक जाता तो कदमों की आवाज नहीं आती। मैं थोड़ा तेज होता, तेजी से अपने कदमों को जमीन पर पटकने लगता, तो वो आवाज मेरे साथ ही ऐसी ही आती जैसे कोई और है जो कदमों को पटक रहा है, बिल्कुल मेरी नकल कर रहा है। कौन है वो, कहाँ से आया है, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैंने आवाज लगाकर कहा था, जो भी है बाहर आ जाए, देख मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं गन रखे हुए हूँ। मैं झूठ बोल चुका था क्योंकि मेरे पास गन नहीं थे, लेकिन सामने वाले को कौन सा पता ये गन नहीं है। अमूमन पुलिस वाले के पास गन होती है और सामने वाले को लगेगा मेरे पास भी गन है, शायद वो डर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कदमों की आवाज आना बंद हो गई। जब मैं घर में आ गया था
बहुत ज्यादा परेशान भी था। मुझे लग रहा था कोई तो मेरा पीछा भी करता है। भले ही वहां मुझे नजर नहीं आया, लेकिन कोई ना कोई है जो हमेशा मेरे आसपास रहता है। घर में आकर जल्दी से मैंने खाना खाया और मैं अपने कमरे की तरफ भागा। मुझे इस केस पर और ज्यादा काम करना था। घर में भी मेरे पिता मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन आज बात करने का मूड नहीं था। थोड़ा डरा हुआ भी था। मैं अपने पिता को भी डराना नहीं चाहता था। फाइल खोली मैंने और उसमें पन्नों को खंगालने लगा। कितने बच्चे थे जिन्होंने पहले ये कंप्लेंट की थी कि कोई उनका पीछा करता है। उसके बाद मुझे पता चला, शुरुआती मौतों में किसी बच्चे ने घर में ऐसी कंप्लेंट नहीं की थी कि कोई उनका पीछा करता है। एल्फ्रेड से लेकर 10 मौतों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में जैसे कुछ को ऐसी परछाइयां नजर आती, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, और वो भी काले कपड़े में। हम काले कपड़े में पीछा तो किया करता था, रहता दूर था। कभी किसी पेड़ के पीछे से नजर आता तो कभी दूर से। घर में मिले वो कागज के पीछे भी जैसे अजीब से काले पेन में कुछ लिखा हुआ होता, लेकिन वो समझ में नहीं आता, और कभी भी उस पेन के बारे में भी पता नहीं चल पाया। वो ढूंढा नहीं जा सका, क्योंकि जो मैसेज होता वो पूरी तरह से अक्षरों में होता, और अक्षर होते अखबार से काटे गए। सबूत ढूंढ नहीं पाए पुलिस वाले। अब मैं जानता था, जिन्हें मारा गया उन्हें ऐसे कोई पीछा भी करता था और नहीं भी करता था। मेरे पीछे जो है वो कौन हो सकता है, मैं जानना जरूर चाहूंगा। उसके अगले दिन मैं फिर से अपने दोस्त के पास गया था। अपने उस पुराने दोस्त को मैं कह रहा, वहां वो मूर्ति मौजूद नहीं है। मैंने ढूंढने की कोशिश की वो मूर्ति के बारे में। तब उसने कहा, वो मूर्ति वहां मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे याद है वो मूर्ति वहां नहीं, कहीं और थी। क्या तुम्हें नहीं पता कहीं और थी? मैंने कहा, कहीं और? इसके बारे में तो तुमने बताया नहीं। तब मेरे उस दोस्त ने कहा था, मुझे भी कल ही याद आया बाद में बात करने की। जब मैं घर आया मैं याद करने लगा वो मूर्ति कितनी भयानक थी, लेकिन वो एक बार नहीं देखी, एक और बार देखी थी। मेरे एक दोस्त ने जिसका कत्ल हुआ था, उसने उसका नाम बताया था कैमरून। कैमरून से मेरी जरा भी दोस्ती नहीं थी। वो सबसे ज्यादा अकड़ू था, बहुत ज्यादा लड़ाकू था, इसीलिए मैं उससे दूर रहा करता था। एल्फ्रेड भी उससे दूर रहता था, क्योंकि वो सबकी पिटाई किया करता था। लेकिन मेरे इस दोस्त को वो अच्छी तरह से जानता था, और उसने बताया था मेरे इस दोस्त को कि वो मूर्ति उसने देखी है। मैं अब इस दोस्त को कह रहा, मूर्ति देखी है तो कहाँ देखी है, मुझे बताओ तो सही। अगर वहां से वो मूर्ति कहीं और चली गई तो कहाँ गई, किसने रखी? क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? उसने कहा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं याद करने की कोशिश करता रहा। तभी वो कहने लगा, ये एक चीज है जिससे मैं शायद पता कर सकता हूँ। तुम्हें याद है मैं बचपन में डायरी में सब कुछ लिखा करता था, सब कुछ लिखा करता था, जो जो घटना रोज हुई। तो इसके बारे में भी लिखा होगा। ये शैतान की मूर्ति के बारे में किसी ने अगर जानकारी दी है तो मैंने लिखी होगी। तो मैं उस डायरी में ढूंढने की कोशिश करूंगा। वो डायरी मेरे घर में है और वहां से मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगा। ऐसा करता हूँ, तुम्हें कल मैं बताऊंगा। कल मिलूंगा, डायरी लेकर आऊंगा, और वो पन्ने के बारे में मुझे पता है। वो 1 साल की पूरी डायरी खंगाल मारेंगे, कहीं ना कहीं किसी पन्ने में लिख रखा होगा मैंने कहा, ठीक है, कल उस डायरी को लेकर आना। उसके बाद उस मूर्ति को ढूंढने जाएंगे। कहाँ पर देखी थी कैमरून ने, ताकि पता चल पाए, कोई छोटा मोटा सबूत मिल जाए। मेरे दोस्त ने मुझसे वादा किया था, और उस दिन मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाला था जो शायद मुझे देखना नहीं चाहेंगे। वो पुरानी यादों को ताजा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मेरा ये काम है, मैं क्या करूं? उन सब बच्चों के माता पिता जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो गए थे, वो मुझे पहचान नहीं रहे थे। मैं धीरे धीरे उन्हें याद दिलाता और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन मैं कोई ऐसी चीज ढूंढना चाहता था जो उन्हें पता हो। कौन उनसे सबसे ज्यादा मिलता था, कौन घर में आता था, कैसे वो कागज घर में आए जिसमें धमकी थी। और कुछ ऐसे कागज थे जो जला दिए गए, फेंक दिए गए। घर वाले इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने उन कागजों को संभाल कर ही नहीं रखा, इसीलिए वो लॉकर में भी मौजूद नहीं थे। मैं अब उनसे बातें करता रहा और वो मुझे कुछ जानकारी दे रहे थे, लेकिन काम की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। सभी वो पुरानी यादें ताजा करके रो रहे थे। वो उन बातों को याद कर रहे थे जो अच्छी थी, जबकि मुझे वो जाननी थी जिसमें कुछ मुझे पता चल पाता। और शाम तक मैं ये काम करता रहा।
शाम के वक्त जब एक ऐसे ही पुराने दोस्त के घर पर था, सामने बड़ी बड़ी उसकी तस्वीरें लगी हुई थी। उसे दर्दनाक मौत मिली थी, लेकिन मुझे याद था कैसे वो मेरे साथ झूले पर बैठा करता था। वो मुझसे लड़ा भी करता था, मैं उसे पक्का दोस्त माना भी करता था, लेकिन वो भी बेचारा मारा गया था। मैं जब उसके घर में बैठा था, उसकी जो माँ थी काफी ज्यादा बूढ़ी थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था 2 साल पहले, लेकिन उसकी माँ मेरे लिए कॉफी बनाने के लिए गई। मैं उसकी तस्वीरें देखता रहा और अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा। पुरानी यादों ने जैसे मेरे दिमाग को खंगाल मारा था और मेरी टांगे कांपी, आंखों के सामने अंधेरा, और मुझे अजीब से दृश्य दिखने लगे थे। उसकी मौत मुझे जैसे आंखों के सामने दिख रही, लेकिन कुछ अलग तरह से। उसे मारा गया था आंख में चाकू मारकर, लेकिन मुझे वो सामने से नजर आ रहा था हथौड़े से मारा जा रहा, जबकि ऐसे कोई निशान उसके शरीर पर नहीं मिले थे। जब कुछ समय बाद मेरे चेहरे पर पानी मारा गया, मेरे उस दोस्त की माँ ने मुझे जलाया था। वो मुझसे पूछ रही, तुम बेहोश कैसे हो गए? मैंने कहा पता नहीं, वो तस्वीरों को देखते देखते। तब उसकी माँ ने कहा, हाँ हाँ हो जाता है, पुरानी यादें ताजा करती ऐसा हो जाता है। जब आपको पता चलता है कि आप उनके पास दोबारा नहीं जा सकते। मैं भी कभी कभी बहुत ज्यादा रोती। मेरा बेटा आज तुम्हारे जितना होता कितना अच्छा रहता। और मेरे पति भी इसलिए मारे गए। हमारे घर में एक ही बच्चा था और इतनी दर्दनाक मौत मिली। वो सदमे में आ गए थे और धीरे धीरे मरते रहे। 2 साल पहले उनका देहांत जरूर हो गया, लेकिन अंदर से वो उसी समय मर गए थे जब हमारे बेटे को मारा गया था। उसके कातिल को कभी ढूंढा ही नहीं जा सका। मैं भी मेरे दोस्त की माँ की बातों में खो सा गया था। शायद इसीलिए हुआ होगा। शायद मुझे सपना ही काफी अजीब आया। उसकी मौत अलग तरह से हुई थी और मुझे सपने में कुछ अलग ही नजर आया। ऐसा होता है, पुरानी बातें याद करके ऐसा होता है। ये सोचकर मैं उस घर से बाहर आ गया था। मैं अब अपने दोस्त को फोन लगा रहा था कि उसे उसकी डायरी मिली या नहीं। उसे रहा नहीं जा रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। शायद रात होने के कारण वो फोन नहीं उठा रहा। कल उससे बात करूंगा। ये सोचकर मैं सीधा घर आ गया था और घर आकर मैं दोबारा उस फाइल में गड़ जाना चाहता था, लेकिन मेरे पिता कहने लगे थे, तुम कमरे में क्यों चले जाते हो? मैंने कहा मुझे जरूरी काम होता है, मैं यहाँ कुछ नए केस पर काम कर रहा हूँ। कुछ चोर हैं जो पकड़े नहीं जा रहे, मुझे उस पर काम करना पड़ता है। मेरे पिता बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो मेरी आंखों में देख रहे और कह रहे, सच तो बोल रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे? मैंने कहा नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा पिताजी, आपको सच बोल रहा। तब वो गुस्से में मेरे करीब आए और कहने लगे, तुम उस पर काम कर रहे हो ना, उसी केस पर जो खत्म हो गया था तुम्हारे बचपन में, तुम उसी पर काम कर रहे हो। मेरी बात मानो, ये शैतानी चीजें खत्म हो जानी चाहिए। अगर वो शैतान दोबारा जाग गया, वैसे दृश्य दोबारा कोई नहीं देखना चाहेगा। मान लो मेरी बात, खत्म करो इसे, दोबारा मत जगाओ। अपने पिता की आंखों में मैं वो खौफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो डर रहे हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं बड़ा हो गया। मैंने अपने पिता को समझाया कुछ नहीं होगा, बस मैं इस केस में कुछ नई जांच करने की कोशिश कर रहा हूं। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ूंगा मैं। अपने पिता को समझाया था मैंने और मेरे पिता अपने कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया था। दरवाजा लगाया मैंने, लाइट बंद कर दी। मैं देख रहा था मेरे पिता बार बार दरवाजे के पास आ रहे थे। ये देखने के लिए मैंने लाइट तो नहीं जलाई, लेकिन मैंने 1 घंटे लाइट नहीं जलाई। मेरे पिता 10 बजे के बाद सो जाते हैं और अपने कमरे में ही रहते हैं। मैंने तब लाइट जलाई और अब मैं केस पर काम करने लगा। अच्छे से काम करना चाहता था। कई छोटे छोटे क्लू मुझे मिल गए थे। कई ऐसे पेरेंट्स से बात करने के बाद कुछ छोटी मोटी नई चीजें पता चली थी। जितने भी बच्चे थे वो सब डरे हुए थे शैतान से। सबके अंदर एक ही डर था कि वो जो खंडहर में गए थे बच्चे, वो जो नहीं भी गए उनमें भी डर था कि वहां शैतान को छूकर आए हैं, ये शाप सबको मारेगा। पुलिस को भी इसके बारे में बताया गया था, लेकिन पुलिस ने ये शैतानी चीजों के बारे में ध्यान दिया ही नहीं। उस मूर्ति को ढूंढने की कभी कोशिश की ही नहीं। पुलिस वाले इन चीजों पर यकीन नहीं करते और वो ऐसे सबूत ढूंढते हैं जो असली हो। अब मैं इस एंगल पर भी काम करना चाहता था। वो चीजें जो कोई मानता नहीं, उस पर एक बार काम तो करना चाहिए। हो सकता है कोई नया सबूत मिल जाए। अब अगली सुबह मैं अपने दोस्त को फोन लगा रहा था। फोन उसका स्विच ऑफ और मैं घबरा गया। आखिर वो उस फोन
स्विच ऑफ करके क्यों बैठा है? जैसे ही मैं उसके घर की तरफ गया, घर में ताला लगा। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे उस दोस्त का कत्ल हो चुका था और वो भी पास के जंगल में कोई उसे मार कर चला गया था। उसकी बीवी पुलिस स्टेशन में रो रही थी क्योंकि उसके पति को चाकू गोद गोद कर मारा गया था। मैं घबरा गया, मेरे हाथ पांव फूल गए थे क्योंकि ऐसा बहुत समय बाद हुआ जब यहाँ ऐसा भयानक कत्ल हुआ हो। जब मैं छोटा था तब ऐसे कत्ल हुए थे, दोबारा यहाँ ऐसा कत्ल नहीं हुआ। सभी मेरी तरफ देख रहे थे और उसकी बीवी भी गुस्से में। तुमने वो फाइल दोबारा खोली है, शैतान दोबारा जिंदा हो गया है। मैं मायूस सा था, लेकिन उसकी बीवी से पूछताछ तो मुझे भी करनी थी। मैं उससे पूछने लगा, वो एक दिन पहले मुझसे मिलकर गया था, वो कोई डायरी की बात कर रहा था। उसकी बीवी ने कहा, हाँ वो नीचे बेसमेंट में जाकर कई फाइल्स को खंगाल रहे थे, पुरानी चीजों को ढूंढ रहे थे। तब वहां से ढूंढ कर लेकर आए थे एक डायरी को। वो डायरी को हाथ में पकड़े हुए कह रहे थे, मैं अपने किसी दोस्त को देना चाहता। मैंने कहा, हाँ 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 वो मुझे देना चाहता था, उसमें बहुत जरूरी चीज थी। तब उसकी बीवी ने कहा, वो हाथ में पकड़ कर लेकर गया था, उसके बाद ही उसका कत्ल हुआ। अब उसकी लाश के पास वैसी डायरी नहीं मिली थी, मैंने फाइल में देखा और मैं अपनी आंखों को संभाल नहीं पा रहा था। मैं रो रहा था अपने दोस्त के कत्ल पर। इसी के साथ सबूत दूर होने का गम भी मेरे अंदर था। मैं क्या करता? उसको पता था वो मूर्ति कहाँ है और वो चीज अब दूर हो चुकी है जो बता सकती थी। मैं अब उसके कत्ल के आसपास सभी सबूतों को ध्यान से देख रहा, कोई हाथ के निशान, कोई ऐसा सबूत। लेकिन उस जंगल में जब उसे मारा गया तो चाकू गोद गोद कर मारा गया, जबकि उसके नाखून में कोई खून नहीं था। उसने उलझने की कोशिश नहीं की, एकदम एक झटके से मारा गया और पहला वार उसकी पीठ पर हुआ था। यानी जो कातिल है उसने पीठ पर पहला वार किया, उसके बाद आगे वार किए और उसे मौत के घाट उतारा। वो समझ भी नहीं पाया होगा, लेकिन उसके हाथ में जो डायरी थी वो डायरी गायब हो गई। ये कत्ल कल शाम हुआ था और तब से मैं फोन पर ट्राई भी करता रहा था, इसीलिए उसने फोन नहीं उठाया। अब उसका फोन भी स्विच ऑफ था और उसके फोन को ट्रैक भी नहीं किया जा सकता था। फोन भी गायब, डायरी भी गायब। आखिर हमें ये दोनों चीजें ढूंढनी थी। जहां हम इन दोनों चीजों को ढूंढ पाते वहीं से ये केस आगे बढ़ पाता। उस दिन हम इसी काम पर लगी रही और जब मैं घर की तरफ आ रहा था फिर से मेरी बाइक खराब हो गई। मैं बाइक को घसीटता हुआ घर की तरफ आने की कोशिश कर रहा, लेकिन पास से आ रही वो आवाजें, अब मुझे जैसे उससे डर नहीं था। मैं लड़ना चाहता था। कितने दोस्तों को मारेगा, कितने लोगों को मारेगा ये शैतान, मुझे पता करना था। आखिर मैं कैसे पता करूं, समझ नहीं पा रहा था। आज मुझे गन मिल चुकी थी और मैंने किसी को बताया तक नहीं था। मैं बाइक को घसीटता हुआ आवाजों को सुनता हुआ ध्यान से सुन रहा था। वो आवाज गूंज रही थी दीवारों के कारण, लेकिन दाईं तरफ से आ रही वो आवाज पेड़ों के पास से किसी चलने की थी, जैसे कोई वहां अंधेरे से रोशनी में देख पा रहा, लेकिन मैं रोशनी से अंधेरे में देख नहीं पा रहा। जल्दी से हाथ मैंने गन पर लगाया और गन को लोड किया। बाइक को ऐसे ही घसीटता रहा। उसके बाद छलांग लगाई, बाइक गिरियर में भागा उन पेड़ों के पास। मैं उसे पकड़ना चाहता था और भागने की आवाज उसके कदमों की भी। कोई काले चोले में था और काला चोला देखते ही मुझे जैसे वो सपनों की बातें याद आने लगी। काला चोला, बार बार मैं देख पा रहा था काले चोले में कोई है जो मेरा पीछा किया करता था बचपन में भी। बचपन की वो यादें भी घूम रही और लोगों के वो बयान काले चोले के। मैं बस उसके पीछे ही था और मैंने कहा, मैं गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा, रुक जा, मैं गोली चला दूंगा। वो आगे आगे भागता गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने गोली चलाई उसके पैर पर। जैसे ही गोली उसके पैर पर लगी उसकी टांग जख्मी थी और वो गिरा। मैं जल्दी से उसे पकड़ चुका था और पीठ पर बैठा था। इतना बड़ा केस इतनी आसानी से सुलझ जाएगा मैं जान नहीं पा रहा था। मैं कोई साधारण इंसान नहीं, पुलिस में हूँ, ट्रेनिंग पूरी हुई है और उसे पता था मुझे मारना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए वो कमजोर कड़ी ढूंढ रहा था, लेकिन इतने में मैंने उसे पकड़ लिया।
कौन है ये? मैं उस अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से देखना चाहता था। काला चोला जब मैंने उसके सर से हटाया, ये मेरे पिता थे। मैं घबरा गया था, कांप गया था, डर गया था, लेकिन बंदूक की नल्ली मैंने नीचे की तरफ नहीं की। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमता गया, सब कुछ घूमता गया। पिताजी, क्या वो आप है? आपने मारा सबको? तो मेरे पिता कह रहे, नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तेरे आसपास था, तेरी सुरक्षा के लिए। तुझे कुछ हो ना जाए इसलिए मैं तेरे करीब रहता था। मैंने कहा, फिर काले चूल्हे में ही क्यों? आप वैसे भी पीछे हो सकते थे। उन्होंने कहा, कोई मुझे पहचान ना ले, मैं बस तेरी सुरक्षा के लिए था। लेकिन अब मैं पुलिस में था और पुलिस में हमें सिखाया जाता है, रिश्तेदार, माँ बाप, हर रिश्ते से बाहर निकलकर सोचना होता है, कानून के दायरे में सोचना होता है। आपको अगर किसी पर भी शक हो, चाहे वो आपका बाप ही क्यों ना हो, आपको उसके खिलाफ सबूतों में ढूंढना पड़ता है। क्या ये वही है? और मेरी छठी इंद्री कह रही थी, ये वही है। शहर का सबसे बड़ा आतंक मेरे पिता। पुलिस वहां आ चुकी थी। मेरे पिता को पकड़ लिया गया था और उन्हें लॉकअप में भेज दिया गया। पूछताछ उनसे जारी थी और 5 घंटे की पूछताछ रात को की गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। आखिर में मैं गया था उन्हें इमोशनली सब कुछ बताने के लिए, मजबूर करने के लिए। मैं उनसे पूछता गया, आपको सच बताना होगा पिताजी, आपको सच बताना होगा। सबूत हम वैसे भी ढूंढ लेंगे। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या आपने मेरे दोस्त को मारा? क्या बचपन में भी आप सबको मारते थे? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तेरे करीब था, तेरी सुरक्षा के लिए। मेरा यकीन कर, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे, कोई सबूत नहीं मिलेंगे मेरे खिलाफ। मेरी बात मान ले। तब मैंने अपने पिता को कहा था, अगर कत्ल आपने किए हैं तो सबूत मैं ढूंढ लूंगा। लेकिन मेरे पिता का बस एक ही कहना था, चला जा यहाँ से, दूर चला जा इस शहर में। ये शहर तुझे बर्बाद कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। मत रुक, मत रुक, वो शैतान तुझे मार देगा, वो शैतान तुझे मार देगा। मेरे पिता ने मुंह तक नहीं खोला। मैं जानता था एक राज उनकी आंखों में है, वो पता नहीं आए। वो बस मुझे यहाँ से दूर करना चाहते हैं। तो मैं उस राज के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। घर की हर दीवार को फाड़ डाला, छत पर ढूंढने की कोशिश की, और मेरे कमरे के उस छत के बीच मेरे उस दोस्त की डायरी मिल गई थी। अब वो डायरी मेरे पास थी और उससे ये पता चल पा रहा था मेरे पिता ही है जिन्होंने मेरे दोस्त को मारा। तभी तो मेरे घर में वो डायरी आई, उन्होंने ही मारा होगा। और अब मैं इसी के साथ घर में पुरानी चीजों को भी खंगालना चाहता था। बचपन में क्या हुआ करता था, कैसे हुआ करता था, हम कहाँ जाया करते थे। बेसमेंट में वो बड़े बड़े डिब्बों को खंगालना शुरू कर दिया। कोई सबूत तो होगा बचपन का, उन्होंने कैसे लेटर्स को काटा होगा और वो चिट्ठियां बनाई होंगी। यहाँ छोटा मोटा सबूत मिलेगा। मैं ढूंढता गया, सबूत मिल नहीं रहा था। मैं ढूंढता गया, लेकिन बचपन की वो किताबें, जादू टोने की किताबें जो मेरे पिता पढ़ते होंगे, वहां भंडार लगा हुआ था उनका। जादू कैसे किया जाता है, शैतान को कैसे बुलाया जाता है, हम शैतान कैसे बन सकते हैं, ऐसी किताबें थी वहां पर। और मुझे लग रहा मेरे पिता कोई जादूगर होंगी, किसी तरह की, कोई शैतान को बुलाने वाले, और शायद गलती से उन्होंने शैतान को बुलाया होगा और वो शैतान सबको मार रहा होगा, या उनका दिमागी फितूर और वो खुद शैतान बन गए, सबको मारने लगे। मैं फिर से पुलिस स्टेशन गया था अपने पिता से पूछने के लिए, वो शैतानी किताबें क्या कर रहे थे आप? और उन्होंने कहा था, मैंने वो गलती की थी, मैंने वो गलती की थी। मैं जानने की कोशिश कर रहा था शैतान क्या है, कैसे आता है और कैसे जाता है। मैं ढूंढना चाहता था। मैंने उनसे कठोर सवाल किए थे, क्या आपने किसी शैतान को बुलाने की गलती की? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने ऐसा नहीं किया। और मुझे पता चला ऐसा नहीं हुआ। वो किताबें किसी काम की नहीं, वो किताबें किसी काम की नहीं।
उन्होंने तब भी कुछ नहीं बताया, ना कत्ल के बारे में। वो बस उन किताबों से जादू टोने की बात करते रहे। इससे ये साबित नहीं किया जा सकता था कि कत्ल उन्होंने किए हैं, तो मुझे फिर से सबूतों में आगे बढ़ना था। अब उस डायरी को मैं पढ़ने लगा था और उसमें कोई सबूत तो मिलने वाला था नहीं। उसमें तो मैं वो मूर्ति को ढूंढना चाहता था ना, लेकिन अब मेरे पिता को ढूंढा जा चुका है, तो मूर्ति का मैं क्या करूंगा? पहले मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन शाम होते होते मुझे लगा अब मुझे उस जगह जाना होगा जहां मूर्ति है। शायद मैं कुछ ऐसा ढूंढ पाऊं जो इस केस में आगे निकल पाए। मेरे पिता को शक के बिना पर पकड़ा जरूर जाएगा, लेकिन पक्के सबूत नहीं मिल पाएंगे। अपने पिता को जेल भिजवाने के लिए मुझे पक्के सबूत चाहिए और हर जगह जाने को तैयार हो जाऊंगा मैं। देखता हूँ अब वो मूर्ति कहाँ है। मैं उस डायरी में खंगालता गया और मुझे उसके बाद एक पन्ने में ये पता चला, वहां जंगलों में एक गुफा है, खंडहरों के पीछे नीचे जाने वाली। वहां बच्चे ही जा सकते हैं, छोटा सा छेद, लेकिन खंडहरों के नीचे जैसे कमरे बने हुए हैं और एक कमरे में वो मूर्ति है। एक लड़की ने देखी थी, मेरे उस दोस्त को बताई और वो मारा गया था। यानी अब वहां जाकर शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें सच बता पाए। मैं अब अपने साथियों के साथ उस गुफा को ढूंढने के लिए पहुंचा था। मिट्टी के कारण कई जगह जैसे पुरानी हो गई थी, ईंटें गिरने के कारण कई जगह बंद थी, लेकिन गुफा सही जगह पर ढूंढी गई और हम सब उस गुफा के अंदर थे उस मूर्ति को देखने के लिए। भीड़ थी पुलिस वालों की और जैसे ही हम गुफा में गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो मूर्ति टूटी हुई थी और पीछे पड़ी थी। मूर्ति के ऊपर का हिस्सा भी बिखरा पड़ा था, लेकिन वहां और बहुत सारी चीजें, कई सालों पुरानी चीजें, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ और उसमें टंगी हुई तस्वीरें एक पुलिस वाले की तरह थी। वो तस्वीरों के ऊपर धागे से जोड़ी गई वो कड़ियां बिल्कुल जैसी मुझे सपने में आया करती थी। वहां रखे हुए कागज के पन्ने, बड़ी बड़ी किताबें, हम उन किताबों को खंगालते गए। एक बड़ा खजाना हाथ लगा था, सबूतों का भंडार, सबूतों का। खंजर, कई इंजेक्शन, चाकू, हर चीज खून लगी वहां पर मौजूद थी और डीएनए टेस्ट भी कराए जा सकते थे। वहां हाथ के निशान भी उन पर मौजूद थे। ये बहुत पुरानी चीजें थी, लेकिन इससे सबूत मिल सकते थे। वो हर चीज जिससे हम बच्चों को मारा गया, बच्चों के कपड़े, बच्चों की तस्वीरें, बच्चों की किताबें जो गायब हुई, हर चीज वहां पर मौजूद थी। जो कातिल था यहाँ से ऑपरेट करता था और यहाँ से प्लान बनाता था। सबको मारने का प्लान यहाँ पर बना था और किसी ने कभी ये ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। मुझे जैसे सच्चाई और सपने में फर्क पता नहीं चल पा रहा था। ये सारी चीजें जैसे सपना लग रही और बीच बीच में आंखों के सामने सपने भी घूमते। यहाँ पर रखी हुई किताबें मुझे पहले वाली नजर आ रही थी, जब यहाँ मिट्टी नहीं थी। जैसे वो दृश्य मुझे दिखाए जा रहे थे, कोई शक्ति मुझे वो दृश्य दिखा रही थी, सब कुछ दिखा रही थी। वो सभी चीजों को इकट्ठा किया गया और शायद मेरे पिता के लिए ये सबूत काफी होते। वो खंजर, वो किताबें, वो सब पकड़कर हम पहुंच गए थे पुलिस स्टेशन। वो भंडार अब भी निकाला जा रहा था। खून के निशान थे वहां पर, सामान था वहां पर, और मेरे पिता के सामने पड़ा किताबों का बक्सा रख कर मैंने कहा था, पिताजी मान लीजिए, यह सबूतों से भी आपको पकड़ा जाएगा, आपको खुद मानना होगा। बताइए क्या हुआ था, बताइए ये कत्ल आपने क्यों किए थे। और मेरे पिता उस बक्से को देखकर रोने लगे थे। मैंने कहा था चला जा, मैंने कहा था चला जा यहाँ से। तू नहीं गया, तू फिर से क्यों आया यहाँ? बता तू क्यों आया? तुझे नहीं आना चाहिए था, तू बर्बाद हो जाएगा। अब तुझे पता चलेगा तू क्यों बर्बाद होगा। उस बक्से के अंदर से अखबार के पन्ने कटे हुए मिले थे, कैंची मिली थी, डायरीज मिली थी और उन डायरी में लिखे हुए वो शब्द, ये मेरी लिखावट थी। लेकिन मैंने तो ये सब लिखा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है?
मैं उन लिखावट को देखकर हैरान था और उसमें पन्नों को पढ़ पढ़कर मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती। क्या ये कैसे हो सकता है? उन पन्नों में कत्ल कैसे हुआ, कैसे किया, क्यों किया, हर चीज बताई गई थी। और मैं जैसे जैसे पढ़ता गया, वो जो सबूत हमारे पास थे, पुलिस वाले उसे खंगालते गए और अंत में मेरे पिता को नहीं, मुझे घेरा जा चुका था। सब मुझे पकड़ना चाहते थे और मेरी आंखों के सामने जैसे दृश्य घूम रहे, वो सपने घूम रहे, वो बचपन घूम रहा, सब कुछ अलग नजरिए से दिखने लगा था। मैं ऐसा नहीं हूं, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? उसके बाद मुझे एक अलग कमरे में रखा गया। मुझसे पूछताछ जारी थी और सख्ती से पूछताछ एक डॉक्टर कर रहा था। एक डॉक्टर हिप्नोटिज्म करके आंखों के सामने वो पेंडुलम घुमाता हुआ। तुम्हें याद करना होगा, क्या हुआ था बचपन में, याद करना होगा। कैसे हुआ, करो याद, दिमाग के हिस्सों में जाने की कोशिश करो। ये दिमाग तुम्हारा है, हक जताओ, हक जताओ उस पर। यही दिमाग तुम्हारा है, हक जताओ उस पर। मैं उसके बाद ये बात मानने लगा। हाँ हाँ हाँ, और दृश्य दिखते गए और आवाज कानों में सुनाई देनी शुरू हो गई। मैं यहीं पर हूं, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, तुम कौन हो, शैतान? और उसने जवाब दिया, नहीं, मैं शैतान नहीं हूं, मैं तुम ही हूं। तुम कितने कमजोर थे, अपनी कक्षा में डरपोक बने रहते थे, पिटते थे, कमजोर से, जैसे घृणा से भरे हुए, लेकिन गुस्सा दिखाते नहीं थे। तो मेरा निर्माण हुआ तुम्हारे अंदर, एक और रचना तुम्हारी, लेकिन तुम पर मैं हावी नहीं होता था। जब मुझे लगता तुम पर हावी होना है, मैं तब होता था। तुम्हें दिखाऊं कैसे मारा सबको? देखो। और मुझे दृश्य दिखते गए, सब सच, सपना नहीं, ये सच दिख रहा था। क्या क्या हुआ, मैंने अपने हाथ से मारा था सबको, अपने हाथों से। और मैं पूरी प्लानिंग किया करता था उस गुफा के अंदर, लेकिन वो मैं नहीं, मेरे अंदर की एक रचना थी और उसने जवाब दिया था मुझे। तुम्हें कमजोर नहीं करना चाहता था, तुम्हें कभी पता नहीं चलता। तुम कैसे जान गए? मैंने कहा, तुमने मुझे धमकी क्यों दी थी बचपन में? तभी मेरे पिता ने यहां से दूर भेजा था। उसने जवाब दिया, वो धमकी मेरी नहीं, तेरा बाप जान गया था। तेरा बाप जान गया था कि इस शरीर में सिर्फ एक रचना नहीं, दो रचनाएं हैं। तेरा बाप तुझे बचाना चाहता था। वो तेरा ही बाप नहीं, मेरा भी बाप है, लेकिन मैंने कभी उसे माना ही नहीं। वो तुझे यहां से दूर भेजना चाहता था और वो जीत गया। मैं फिर से नर्म पड़ने लगा, अपने शहर में मजबूत था, लेकिन जब तू नई जगह गया, वहां सब कुछ अलग था, तो मुझे बाहर आने का मौका मिला ही नहीं। जब तू दोबारा यहाँ आया तो मुझे फिर से मौका मिला। मैं फिर से तेरे दोस्त को मारकर बहुत खुश हूं। बचपन में ये भी तुझे मारा करता था, ये कमीना, ये भी मारा करता था, उसे भी मैंने खत्म किया। उसके बाद धीरे धीरे मेरी नींद खुली और वो डॉक्टर वहीं पर बैठा था और मैं रो रहा, मैं उसके सामने रो रहा। मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं क्यों मारता अपने दोस्तों को? मुझे गुस्सा था, लेकिन मेरे अंदर कोई शैतान है, उसे शैतान ने मारा, उसे शैतान ने मारा, मैंने नहीं मारा। और डॉक्टर कह रहे थे, देखो डरो मत, देखो डरो मत, तुम घबराओ मत, तुम्हारे अंदर जो है वो तुम्हारी दिमाग का हिस्सा है। इसे एक डिसऑर्डर कहा जाता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी हमारे ही अंदर एक और रचना का निर्माण हो जाना। जो हम नहीं कर पाते वो करता है। मैं जानता हूं ये तुमने नहीं किया, तुम्हारे अंदर भी एक रचना है जो ये सब कर गई। इसके बाद मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और मैं खुद छूटना नहीं चाहता था। मेरे पिता बचाना चाहते थे मुझे, वो काले चूल्हे में हमेशा मेरे करीब रहते ताकि मैं कुछ कर ना डालूं। अंत में उन्होंने मुझे यहाँ से दूर भेजना सही समझा, लेकिन उन्हें पहले ही पुलिस को बता देना चाहिए था। मेरे अंदर वो शैतान था,
जो मैं खुद ही बन गया था। शायद अब जेल में रहूंगा तो शांति रहेगी दुनिया में। मुझे जेल में नहीं, अस्पताल में भेजा गया था, पागल खाने में, जहां 2 सालों तक मेरे ऊपर कई रिसर्च होती रही। उस अलग रचना को जो मेरे अंदर कातिल था उसे खत्म करने की कोशिश की जाती रही और मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी जाती रही जिससे मैं अपने दिमाग पर पूरी तरह से हावी रह पाऊं। मैंने ऐसा किया। धीरे धीरे 2 सालों में मैं जीत गया और उस कातिल को मैंने अपने हाथों से मारा। भले ही भौतिक रूप से मैं नहीं मार पाया, लेकिन मानसिक रूप से मैंने उस कातिल को मारा और मैंने बदला लिया अपने दोस्तों की मौत का। शायद इस कहानी में आपको भी लग रहा होगा वो नहीं मरा, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपने हाथों से मारा उसे, अपने दिमाग में, अपने हाथों से। और अब मैं आजाद हो चुका हूं। मुझे पुलिस में दोबारा नौकरी करने का मौका मिला और मुझ पर निगरानी भी रखी गई 6 महीने तक। लेकिन हमारे इस शरीर में एक खत्म हो चुका था। अब ये शरीर मेरा बचा था, सिर्फ मेरा और किसी का नहीं। एक दिमाग में सिर्फ एक ही रचना रह सकती है और वो मैं। और मैं बिल्कुल शांति से रहूंगा। मेरे पिता भी बहुत ज्यादा खुश थे, आखिर उन्हें वो बेटा मिला जिससे वो प्यार करते थे और शैतान का अंत हुआ। और मैं बता तो रहा हूं, इस दिमाग में एक ही बच पाया, दूसरा मारा गया। मैं बच गया।